शरद प्रधान, शरद जी मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। पंकज जी, संजय जी आ रहा है उसके बाद। अनुराग जी आ रहा हूँ। अब जहां तक इसका सवाल है, जो शुरुआत करी थी आपने प्राइम मिनिस्टर के उस इंटरव्यू के ANI अवॉइड करते हैं, ये नहीं नहीं बोलिए शरद जी। हाँ संजय जी आ रहा हूँ। हाँ शरद जी अब अपनी बात पूरी कर। हाँ तो बात इसकी थी, जो बात शुरुआत हुई थी कि प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने बड़ा इस बात पे जोर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनकी वॉर चलेगी। लेकिन ये सिलेक्टिव भ्रष्टाचार जो है ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। ये सिर्फ वही लोग हैं, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बड़े दूध के धुले हुए हैं, साधु संत हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसका भी सफाई हो जाती है, वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है ओवरनाइट। ये तो शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इस तरीके की ओरछी बात करना जो है वो बड़ा अजीब लगता है मुझे, कि वो कहते हैं कि नहीं वो अरे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इस देश में, लेकिन सब लोग भ्रष्ट हैं और इक्वली ये एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए। ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है सरासर ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री के जस्टिस में बहुत कमी है उनके, जो कि प्रधानमंत्री को यूनिफॉर्म तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैंने इलेक्शन कमीशन को सुधार दिया ये बड़ी हास्यास्पद लग रही है। और कह रहे हैं कि मैं तो ये देखता हूं कि पहले लोग बन जाते थे राज्यसभा के मेंबर। अरे प्रधानमंत्री ने तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में लाग दिया, जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था। तो ये बात जो है वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद इस तरीके के कारनामे किए। तो ये अफसोस की बात है। और लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो इसलिए सब सच है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसी को नैरेटिव बनाता है। तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कोई किसको नैरेटिव बनाए, डिसीजन तो जनता को लेना। देश को चला रहे 10 साल मैं अगर शरद जी अगर आपकी बात मान भी लूं कि ये नैरेटिव बना रहा है मीडिया, वो बना रहा है। सुधांशु जी आ रहा हूं, अभी दो लोग बोले नहीं ये प्लीज आप बात मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आप मीडिया को उसको डिफेंड करने में मत बैठिए। आप मैं किसी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, बोलिए ना शरद जी। हाँ तो ये जो है ये आप फेयर बात आप नहीं आप डोंट टॉक लाइक अ पार्टी स्पोक्समैन। तो हमें ये देखना चाहिए एज जर्नलिस्ट कि कौन चीज गलत, चाहे ऑपोजिशन गलत हो। मैं तो कह रहा हूं ऑपोजिशन और बीजेपी इक्वली भ्रष्ट हैं। ऑपोजिशन जो पावर में होता है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थे, वो ज्यादा पैसा खाता है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ, वो भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जस्टिफाई करना जो है उससे ज्यादा हास्य। संजय जी जो मैं करूं एक बड़ा पुराना गाना है कि तुम करो हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। ये थ्योरी शोभा नहीं देती है प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत अफसोस मुझे लगता है। और इसको जो डिफेंड करे भगवान मालिक है। ओके संजय, सुधांशु जी आ रहा हूं, अभी तक दो लोग बोले नहीं, उसके बाद आ रहा हूं। प्लीज गिव मी एक। ओके शरद जी आई हैव गिवन यू टाइम। हां संजय जी बोल रहे हैं। चलो भाई संजय जी, पहले मैं पॉलिटिशियंस के पास जाता हूं, उसके बाद आता हूं आप लोगों के पास एनालिसिस के लिए। हाँ संजय जी बोलिए, पूर्व सांसद बोलिए संजय जी। देखिए दो चीज है जी। एक तो ये सवाल है कि कितनी बेरोजगारी है देश में। हाँ मैं इतना थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में भी जानता हूँ। सरकारी नौकरी से एक कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। बेरोजगारी खत्म होती है जब लोगों को उनको अपना काम वो करें, चाहे वो छोटे उद्योग लगाएं, चाहे मध्यम उद्योग लगाएं, चाहे रेवड़ी वाले लोग हो, रेहड़ी वाले, वो जिसको आप उनको इनकरेज करेंगे तो लोग अपना काम शुरू कर देंगे। सरकारी नौकरी में क्या नहीं जानी है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। Everyone, कोई भी जब कंट्री डेवलप होती है तो उसमें सरकारी नौकरी बहुत कम होती है, लोग अपना काम करते हैं, चाहे मीडियम चाहे स्मॉल चाहे वॉट एवर इट इज। नंबर 1 तो इसलिए ये कहना कि नौकरी कम है, नौकरी नहीं दी, ये नहीं दी, अरे नौकरी तो माने सरकारी नौकरी देना नौकरी होती है क्या? अगर उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए जिससे लोग अपने आप अपना काम शुरू कर रहे हैं तो वो क्या नौकरी देना नहीं होगा? पर ये जिसको इकोनॉमिक्स की नहीं समझ है वो इसी तरह की बात करते हैं। दूसरा, करप्शन के बाद सब जगह करप्शन है, ठीक है मान लिया, पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, पर मैंने आज तक नहीं सुना इस तरह से। एक प्राइवेट ट्रस्ट यूपीए की सरकार में बना था,
जिसमें सारे सरकारी मंत्रालय से चंदा लिया गया था। मैंने इस तरह का कभी नहीं सुना। ये कौन सा तरीका है? आप प्राइवेट ट्रस्ट बनाएं और सरकार से पैसा लें, कौन सा है ये? व्हाट इज दिस? ये कोई तरीका है करने का काम? हद हो गई है। चाइनीज एम्बेसी से इसके बाद कोई नहीं करता है। और चाइनीज एम्बेसी से भी मिला था। आप ही के चैनल पे आया था ईश्वर जी, आप ही के चैनल पे आया था। नहीं, सुधांशु जी इज एडिंग कि चाइनीज एम्बेसी से भी मिला था। हाँ, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। पंकज जी बोल रहे हैं कुछ। वो सब जगह से मिला था, सब जगह से मिला था। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने दिया, पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने दिया वो तो पहले भी देते थे, पहले भी देते थे, चाहे मजबूरी से देते रहे हों। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अरे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? जो पहले काला धन देते थे चुनाव में और दिया जाता था। कोई भी बोल दे, जो जितने लोग हैं यहाँ पे राजनीति में, बता दें कि काला धन यूज नहीं होता था। राइट फ्रॉम डे वन 1951 से काला धन से ही चुनाव होता था। अब इसको अगर हमने वो किया, किसी ने भी किया, सरकार को इसमें क्रेडिट देना नहीं देना, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया। अब जिसको भी पैसा देना है चेक से दिया जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड देके दे जाए। अब ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उसका किया वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, पर उसमें क्या आया निकला ये अगर जब काला धन दिया जाता था तो क्या मालूम पड़ता था किसने क्या दिया? अब इलेक्टोरल बॉन्ड में ही आ गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में आ गया तो सबसे पैसे बीजेपी को मिला। अरे भाई बीजेपी को तो मिलेगा ही, जो सरकार में होता है उसी को पैसा मिलता है। ममता जी के यहाँ पे जितनी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा पैसा ममता जी को उन्हीं कंपनियों से मिला बंगाल में। ये सब जगह ऐसे ही होता है, पर पहले होता था तो ठीक था, अब है तो। पंकज शर्मा जी, पहले था तो सही था, अब है तो गलत है। और फिर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी। पंकज जी, पहले तो संजय जी ने जिक्र किया कि निजी ट्रस्ट ने सरकारी पैसा लिया। हाँ। संजय जी ये भी बताएं कि उस निजी ट्रस्ट ने सरकारी पैसा लेने से मना कर दिया, और किसके निजी ट्रस्ट ऑडियो पंकज जी जानना नहीं चाहता। आ रही है आवाज? और जैसा सुधांशु जी ने कहा, मैं सुधांशु जी की सलाह मानते हुए इस झमेले में भी नहीं फंसना चाहता हूं कि कौन कब तक, मैं इस झमेले में भी नहीं फंसना चाहता कि कौन कब तक गरीबी दूर करने की बात कर रहा है और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और किसने कब तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी और दे पाए या नहीं दे पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर थोड़ी गंभीरता से अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उसमें महंगाई का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, लेकिन मोदी जी का जिक्र 65 बार है। हो ये गया है कि आजकल जो हमारे सियासत के कर्णधार हैं वो झांसा पत्र को, झक्कू पत्र को, कपट पत्र को संकल्प पत्र का नाम देने लगे हैं। अच्छा? उसी तरह जिस तरह हमारे जो मीडिया बजरंगी हैं वो एकालाप को साक्षात्कार का नाम देने लगे हैं। अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार लिया गया। कौन सा साक्षात्कार? तयशुदा प्रश्नों के तयशुदा जवाब देने की जो एक्सरसाइज है उसको हमने तो कभी साक्षात्कार की परिभाषा में पाया नहीं। अच्छा। हम लोगों को भी 40 साल 4 दशक से ज्यादा हो गए पत्रकारिता करते हुए, प्रिंट की भी, टीवी की भी, लेकिन साक्षात्कार की ये परिभाषा तो मालूम नहीं थी। आज घोषणा पत्र में कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कल कि 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इतना जोर शोर से उसका प्रचार कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी क्रांति आने वाली है। कोविड के टीके बनाने के नाम पे, कोविड की दवाएं बनाने के नाम पे खरबों रुपए जो अपने चहेतों पर लुटा दिए गए, चहेतों के निजी अस्पतालों में जो लूट मचाई वो सबने देखा। ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मर गए, काशी की गंगा बेबसों और लाचारों के शवों से बेहाल हो गई, और अब आयुष्मान आयुष्मान। 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की तादाद है ही कितनी? 5.5 करोड़ लोग हैं। 5.5 करोड़ के आसपास लोग भारत की आबादी में 70 साल के ऊपर, यानी सिर्फ 4% लोग। तो इतनी बड़ी बात, 140 करोड़ में 4.5% लोग लाए जाएंगे आयुष्मान। कह रहे हैं 5 साल और फ्री राशन देंगे। सुधांशु जी दे रहे हैं, आ रहा हूं आपके पास। फ्री क्या होता है? एक व्यक्ति किसी न किसी टैक्स देता है, सब टैक्स देते हैं। तो आप इस राशन को अपने वोट से क्यों जोड़ रहे हैं कि वोट आपको दिया जाए? आने वाली पीढ़ी को लोग कह रहे हैं, देश भर में लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन देने के बजाय रोजगार दीजिए। फ्री राशन देकर आप आने वाली पीढ़ी को निकम्मा बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
तो क्या इसके लिए आपको वोट मिले? राशन के थैलों पे आपने अपनी तस्वीर छाप दी, अब भी नहीं हटाई। जब चुनावी आचार संहिता लग गई तो चुनावी आचार संहिता को भी आप नहीं मानते, तो क्या इसके लिए वोट दें? मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया पापा। ओके पंकज जी, ओके पंकज जी, जवाब आ रहा है। सुधांशु जी, एनआरसी कहाँ गायब हो एनआरसी कहाँ गायब हो गया, समझ गया।